अब परमाणु पाठ नंबर 4 परमाणु की संरचना। पाठ नंबर 4 में हमें परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है। अब से पहले हम तीसरे पाठ की जो भूमिका में हमने पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन जो भी था, उस इंट्रोडक्शन को एक बार फिर से हम पुनरावृत्ति करते हैं। उस पाठ में हमने पढ़ा था कि परमाणु पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, परंतु 19वीं शताब्दी में अर्थात 1800 के बाद वाली शताब्दी जो प्रारंभ हुई थी 1801 से 1900 के बीच वाली, उसे 19वीं शताब्दी कहा जाता है। इस शताब्दी के मध्यांत में वैज्ञानिक जे थॉमसन और ए गोल्डस्टीन नामक दोनों वैज्ञानिक बता चुके थे कि वास्तव में परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं है, बल्कि परमाणु में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जे थॉमसन ने, थॉमसन भी हो सकता है या कहीं पर थॉमसन भी हो सकता है, केवल अभ्रंश है बोलने संबंधी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जबकि ए गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, अर्थात इन पर ऋणावेश पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं, जबकि प्रोटॉन जो कि गोल्डस्टीन ने इनकी खोज की थी, ये प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। इन कणों की खोज के पश्चात सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वास्तव में परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एक अन्य कण पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण किसी भी तत्व का नाभिक भारी होता है। उस कण को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया, जिस पर न तो धनावेश पाया जाता है और न ही ऋणावेश पाया जाता है, अर्थात ये अनावेशित या निरावेशित होता है। प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। हमें ये भी ध्यान रखना है, किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसकी परमाणु संख्या होती है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते समय उसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है, पर इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी 1। इसी प्रकार हम यदि ऑक्सीजन के लिए परिकल्पना करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए जैसे परमाणु क्रमांक होता है, क्रमांक अर्थात 8 नंबर पे, और इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 8। इस तरह यदि हमें परमाणु क्रमांक का पता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता हमें आसानी से लग जाता है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या इसके पैरामीटर के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्रम के अनुसार नहीं चलती है, जैसे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था है कि सतत न होकर असतत होती है, जो कि न्यूट्रॉन इसके लिए एक अपवाद की तरह कार्य करता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं परमाणु। फिर से हम परमाणु को जीवंत कर देते हैं। इसे पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण माना गया है।
अविभाज्य सूक्ष्मतम कण माना गया है, परंतु 19वीं शताब्दी में स्पष्ट हो गया कि परमाणु के भीतर कुछ छोटे कण पाए जाते हैं। कुछ अन्य कण पाए जाने की स्थिति के कारण यह पदार्थ का अविभाज्य कण नहीं रहा। खोजों के पश्चात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तथा न्यूट्रॉन का पता चला। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। हेडलाइन क्लियर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन ने एक विसर्जन नलिका का प्रयोग कर दिया। इस विसर्जन नलिका में उन्होंने एक विद्युत विभव वाला एक कैथोड लगाया। कैथोड के साथ साथ एक नली को जोड़ा गया। विद्युत विभव जिस नली में जोड़ा गया था वो नली कुछ इस तरह से थी, जिसके सिरे पर धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। इसे एक उच्च विद्युत विभव वाली एक बैटरी से जोड़ा गया था। इस तरह की व्यवस्था को बैटरी कहा जाता है। उन्होंने जब इसमें देखा, इसके साथ साथ एक निर्वात पंप को जोड़ दिया। इस निर्वात पंप की सहायता से इसमें दाब को कम किया जा सकता है, दाब को बढ़ाया जा सकता है, या फिर जब कभी निर्वात उत्पन्न करना हो, निर्वात अर्थात इसके अंदर की पूरी वायु बाहर निकालनी हो, तो वायु को बाहर निकाला भी जा सकता है। इसे कहेंगे निर्वात पंप। ये होंगे इलेक्ट्रोड। और इस व्यवस्था को कहा जाता है बैटरी। जब इन्होंने इस व्यवस्था में बैटरी की सहायता से उच्च विद्युत विभव उत्पन्न किया, जिसके लिए उन्होंने निर्वात पंप को चलाकर इसके अंदर की सारी वायु बाहर निकाल दी, निर्वात उत्पन्न कर दिया। इन्होंने देखा कि इसे
नलिका की भीतरी सतह पर कुछ चमकीली दीप्ति उत्पन्न होती है और यह दीप्ति कैथोड से एनोड की ओर चलती है। यह दीप्ति कैथोड से एनोड की ओर चलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि कैथोड से चलती है अतः इन्हें कैथोड किरणें नाम दिया गया। इन कैथोड किरणों का विश्लेषण किया गया तो ये प्रकृति में ऋणावेश रूप में पाए गए, अर्थात इनकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। इन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने अपने प्रयोग में एक विसर्जन नलिका ली जिसके दोनों सिरों पर एक विसर्जन नलिका ली जिसके दोनों सिरों पर धातु के इलेक्ट्रोड लगाए। इसमें एक निर्वात पंप भी जोड़ा। जिसकी सहायता से दाब को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दाब घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और आवश्यकता पड़ने पर निर्वात भी उत्पन्न किया जा सकता है। जब आवश्यकता होगी तो उस निर्वात पंप की सहायता से निर्वात भी उत्पन्न किया जा सकता है। इस व्यवस्था को बैटरी से जोड़कर विद्युत प्रवाहित की। विद्युत विभव प्रवाहित किया या विद्युत विभव उत्पन्न किया। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि कैथोड वह सिरा होगा जो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है।
बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है वो कैथोड कहलाता है, और जो धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है वो एनोड कहलाता है। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। ओहो, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है, जिन्हें कैथोड किरणें नाम दिया। जिन्हें कैथोड किरणें नाम दिया। इन कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होने के कारण कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होने के कारण इन्हें ऋणात्मक किरणें भी कहा गया। इन्हें ऋणात्मक किरणें भी कहा गया। अंततः इनकी खोज इलेक्ट्रॉन के रूप में हुई। अंततः इनकी खोज इलेक्ट्रॉन के रूप में हुई। अर्थात इन्हें ही इलेक्ट्रॉन कहा गया।